हेलो। आवाज़ आ रही सभी लोगों के पास? एक बार कमेंट करके बताइए। गुड इवनिंग गौरव। एक बार कमेंट करके बताइए कि आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों के पास कि नहीं। चलिए तो आज का सेशन शुरू किया जाए। थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। जिसका एग्ज़ाम अभी है या बाद में है, जितनी चीज़ें अब रिवाइज हो जाएंगी आपकी, बस समझ लेना उसी में से ही आएगा। और आपने अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो बहुत आसान आपका काम बना देंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं जैसे क्वेश्चंस पूछता हूँ तो जो आपने दिन में रिवाइज किया आपके पास तुरंत जवाब होना चाहिए। नहीं जवाब है तो फिर मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा उस जवाब को अपडेट कर लो। जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको क्या करना है, उस चीज़ को नोट करके रिवाइज करो जो आपको भूल रही थी, जो नहीं आ रही थी जब मैं पूछ रहा था। इस तरीके से बार बार करते रहो। आप देखोगे कि अगर आपका 12 दिन बाद भी एग्जाम है ना, जूनियर असिस्टेंट का 11 दिन बाद, उसमें भी ये सारी चीज़ें आपकी काम आ जाएंगी। तो आज से हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, यूपी जीके का दिन भर एक तो आपको टॉपिक दे दिए गए, आप लोग रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, तो यूपी जीके आपने रिवाइज किया। इसके बाद क्या हुआ, शाम में उस पर रिवीजन क्लास आएगी, यहाँ से भी सारी चीज़ें रिवाइज करा दी जाएंगी। जब रिवाइज करा दी गई इसके बाद क्या होगा, टॉपिक वाइज अगले दिन उस पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आ गए या पूरे सब्जेक्ट के आ गए, तो वो आपके वो चीज़ें क्लोज हो गई। एक और टारगेट है कि हम सोच रहे कल तक, कल ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्लासेज आएंगी, आपकी यूपी जीके पूरी ख़त्म करा देंगे। तो कल तक का आपके पास भी टाइम है, आप रिवाइज कर लीजिए, जितनी भी चीज़ें हैं अच्छे से रिवीजन कर लीजिए कल तक। ठीक है, परसों कम से कम नहीं तो 200 उस पर एमसीक्यूज हो जाएंगे सारे टॉपिक के मिला के। दैट मीन्स परसों तक आपका यूपी जीके खत्म होना चाहिए। तो स्पीड बढ़ाने की बारी अब आप लोगों की है। स्पीड बढ़ाइए, मेहनत कीजिए। जहाँ पे आप 6 घंटे पढ़ रहे थे वहाँ 10 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए। खासतौर से जब आपका एग्जाम है तब तो बिल्कुल पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो किन किन टॉपिक्स पे बात होगी, पहले इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पूरा यूपी को, एक समरी देख लेंगे पूरी यूपी की कि क्या है। ठीक है, कौन सी चीज क्या है और कहाँ उसका यूज होता है ये देखेंगे। फिर उत्तर प्रदेश का इतिहास, यूपी की एक हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री भी है यूपी की, मिडाइवल भी है यूपी की, और मॉडर्न में भी यूपी का बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन चूंकि ये सारी चीजें आप एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, ऑलरेडी आपके रिवीजन प्रोग्राम में भी आपने रिवाइज की होंगी, इसको हम लास्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप बोर हो जाओगे अगर अभी तुरंत शुरू कर दी ना। इतने सारे फैक्ट्स होंगे, जैसे मैं बताऊंगा सराय नहर राय महादाहा दमदमा, ठीक है, चौपानी मांडो, उसमें कहाँ से क्या मिला, किसको क्या बोला जाता था, कौन कौन से वो थे, तो वो आप थोड़ा बोर हो जाओगे, इसलिए इसको हम ना लास्ट में करेंगे। अभी मॉडर्न के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो यहाँ पे देख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास देखेंगे, भौतिक स्वरूप दैट मीन्स ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यहाँ पे शुरू हो जाएगी यूपी की। ज्योग्राफी में सबसे पहले क्या, लेट लॉन्ग देखेंगे, कहाँ है, कितने जिले हैं, क्या है, कैसे क्या, सब कुछ डिटेल में देख लेंगे। ठीक, इसके बाद कृषि देख लेंगे, यूपी की एग्रीकल्चर। ये चीज़ें आप लोग देख चुके हो पहले, वन दरोगा में बहुत डिटेल में कराई थी। तो जिन लोगों ने वन दरोगा नहीं किया है उनको वीडियो के एग्जाम में भी कराई थी। तो यूपी की एग्रीकल्चर देखेंगे, खनिज देखेंगे, उद्योग धंधे देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे। जनसंख्या पे आपका अगर आपने कोई बैच ज्वाइन किया हुआ है तो उस बैच में यूपी की जनसंख्या प्लस इंडिया की जनगणना जिसकी बात हो रही, ये हमने बहुत अच्छे से इसको क्या किया है, कवर किया हुआ है। ठीक,
इसके बाद क्या देखेंगे, शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में देखो कुछ संस्थान हैं, खासतौर से केंद्रीय संस्थान, वो आ जाते हैं, तो वो भी देखेंगे। इसके बाद देखेंगे परिवहन एवं संचार। परिवहन में क्या है, एनएच जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, तो सबसे लंबा नेशनल हाईवेज आ जाता है। अभी कोई लेटेस्ट बना है तो कौन से जिले से गुजर रहे हैं, ये सब चीज़ें करंट की चीज़ें हैं। अभी करंट तो हम लोग इसमें नहीं करेंगे, करंट आपके 2 दिन बाद जैसे ही ये खत्म होगा सीधा हम करंट पे आ जाएंगे। हो सकता है कि कल से ही हम एक स्लॉट बनाए जो करंट के लिए अलग से कर दें। तो अभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चलने वाली हैं, नेक्स्ट 4-5 दिन में ये पूरा ढांचा चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे हम संचार के साधन, देखेंगे संचार के क्या क्या साधन हैं। इसके वन राष्ट्रीय अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, वन दरोगा वाले, ये सब चीज़ों से तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे कि सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं। फिर देखेंगे समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, तो कुछ देख लेंगे, कुछ एक इम्पोर्टेंट हैं, जैसे प्रताप है तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, कानपुर से छपता था वो, और जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया था इस पत्रिका ने, तो ऐसे कुछ देखेंगे। फिर जनजातियाँ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यूपी की सारी जनजातियाँ टोटल 10 हैं, उसके पहले बहुत कम थी, फिर जब ये इन्होंने किया संशोधन तब जाके इनकी संख्या बढ़ी, अभी भी 0.6% ही हैं। फिर यूपी के सारे मेले देखेंगे, लोकगीत देखेंगे, उत्सव देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे हम, संग्रहालय एवं अकादमियाँ देखेंगे, शासन व्यवस्था देखेंगे। शासन व्यवस्था में कल जो करंट के क्वेश्चन आ रहे थे ना, आप देख रहे थे, दैट मीन्स जिस टाइम पेपर हुआ होगा उस टाइम पे आ रहे थे स्टैटिक कौन सा राज्यपाल रहा है, कौन लोकायुक्त का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। इसका कुछ चीज़ें और रह गई हैं, लोक नृत्य, नाट्य और लोकगीत, ये चीज़ें भी बहुत डिटेल में देखेंगे और ये जब सारी चीज़ें देखेंगे, घराना व्यवस्था वगैरह, तो आपका यूपी स्पेशल पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को जिसको ने भी रिवीजन कर लिया उसका यहाँ से रिवीजन होता जाएगा। तो सबसे पहले तो यूपी का मैप देख लो, मैप थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है। यूपी का ये मैप है, ये पूरा स्ट्रक्चर है इस टाइप का, हल्का सा और इसको ऊपर करें, ये है, ठीक है। अभी देखो, अगर यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ हिमाचल प्रदेश मिलता है, ये सहारनपुर है सबसे उत्तरी जिला, ठीक है। इसके बाद आपका शामली है आपका सबसे पश्चिमी, यहाँ पे आपका आ जाएगा बलिया सबसे पूर्वी जिला, और दक्षिणी सबको पता है सोनभद्र है, ये नीचे सोनभद्र है, ये यहाँ पे आपका ललितपुर है। ये थोड़ा याद कराने के लिए है कि अभी इनका यूज होगा तो आपको तुरंत याद आ जाए। अगर ये ऊपरी वाली पट्टी आपको बिल्कुल याद रखनी है, यहाँ से आते हो सहारनपुर से तो मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, ठीक है। ये ऊपर वाली आप पट्टी याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। हो सके तो नीचे वाली भी याद कर लो, सोनभद्र हो गया आपका, मिर्जापुर हो गया, इसके बाद इलाहाबाद हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया। यहाँ के आपको पश्चिमी जिले पता होने चाहिए, नीचे से आगरा, मथुरा, तो इससे फिर एक आइडिया लगा रहता है किसी से सीमा टच हो रही, क्योंकि जो सीमा वाले जिले होते हैं ना उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। अब मैप के बाद आगे चलते हैं, अब आते हैं उत्तर प्रदेश को एक दृष्टि में देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या है। तो राज्य का नाम क्या है सबको पता है, बताइए आप लोग। उत्तर प्रदेश, कब इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा? अब कमेंट में आप लोग बताते चलिए, जो चीज़ें पूछी जाएं। जो इसका राज्य का नाम, संयुक्त प्रांत कब था, उत्तर प्रदेश कब पड़ा, अवध कब बना, ये चीज़ आप लोग बताइए। तो एक आपका भी रिवीजन होता रहे, प्लस हमें भी पता चलता रहे कि हाँ आप लोग पढ़ के बैठे हो। अच्छा दिख तो रहा है ना, सबको क्लियर दिख रही है पीडीएफ कि इसको और साइज जूम करें? एक बार बताइए कि ये पीडीएफ तो क्लियर दिख रही ना आप लोगों को? देखिए बात यह है कि आपका 5-7 दिन में ही इतना रिवीजन करा दिया जाएगा कि आगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी।
और जो चीज़ें यहाँ से रिवीजन करा देंगे समझ लेना एग्जाम में मैक्सिमम चीज़ें वहीं से मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो राज्य का पूर्व नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। कब रखा गया था ये? 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत रखा गया था। इसके बाद आपका 1950 24 जनवरी 1950 में क्या इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। और जो पुनर्गठन हुआ राज्य का वो कब हुआ आपका? 1 नवंबर 1956 को। और फिर 2000 में भी पुनर्गठन हुआ, उत्तराखंड बना। इस टाइम पे कुछ जिले यूपी के इधर उधर किए गए थे, ठीक है। इसके बाद तो जो आपका 24 जनवरी 1950 है, इसमें क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश नाम रखा। इसी दिन राज्य दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। राजधानी लखनऊ है, ये तो सबको पता ही है। क्षेत्रफल क्या है इसका? 2,40,928। इसको याद कर लेना। जो फैक्चुअल चीजें हैं और ऐसी फैक्चुअल चीजें हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, बेस है, उनको सीधा रटा करो। 2,40,928 ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद राजभाषाएं, तो यूपी की 2 राजभाषाएं हैं। पहली हिंदी थी, बाद में 1989 में क्या किया इन्होंने? उर्दू को राजभाषा बना दिया, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं, उच्च न्यायालय कहां पे है? इलाहाबाद में। और लखनऊ में इसकी खंडपीठ है। खंडपीठ मतलब न्यायालय की एक पीठ, वहां पे बैठते हैं, कुछ जज वहां पे भी बैठते हैं, ठीक। कुल मंडल, तो कुल मंडल जो है आपके जहां पे कमिश्नर रहता है, जिला होता है उसमें क्या होता है? जिला में आपका डीएम होता है, मंडल स्तर पे आपका कमिश्नर होता है, ठीक है। तो मंडल, कुल संभाग कितने हैं आपके यहाँ पे? 18। कुल जिले या जनपद कितने हैं? 75। विधानमंडल यहाँ का क्या है? द्विसदनीय। आप लोग बताइए, विधान परिषद जो है, विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? प्रोसेस क्या होता है उसका? थोड़ा सा लिख के जल्दी से बताइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा विधान परिषद का गठन होता है? करंट अफेयर्स वाले जो लोग भी टेंशन ले रहे हैं बिल्कुल मत लेना। नेक्स्ट 10 डेज में आपका इतना करंट करा दिया जाएगा, कोई भी एग्जाम देना, प्लस वो आइडिया भी लग जाएगा कि करंट याद कैसे करना है। भूल जाओगे, मैगजीन वगैरह किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात यह है, बस केवल मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उनको नोट करते रहो, और जो भूल रही है उनको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। विधान जो आपकी परिषद है, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 99 + 1। एक सीट देखो एंग्लो इंडियन के लिए रखी थी विधान परिषद में, कि अगर जो एंग्लो इंडियन समुदाय है, जो अंग्रेज थे, भारत के नागरिक बन गए थे, भारत में ही रह गए थे स्वतंत्रता के बाद, उनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन। उनकी जो परिवार आगे बढ़ रहा है, ऐसे समुदायों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या किया था? लोकसभा में भी इनके लिए 2 सीटें रखी गई थी और विधानसभा में 1 सीट। लोकसभा में अगर इनका प्रतिनिधित्व कम है और राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता था, अब ये था हो गया, मोदी गवर्नमेंट ने इसको, जो इनका रिजर्वेशन था, इसको आगे नहीं बढ़ाया। जो भी रिजर्वेशन होता है उसको 10-10 साल के लिए होता है, ठीक है। 10 साल बाद जो आपका फिर से संसद में बिल लाना पड़ता है, उसके द्वारा ये रिन्यू होता है। तो इस बार मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको आगे नहीं बढ़ाया। इसका मतलब है इनका रिजर्वेशन अब खत्म हो गया। तो लोकसभा में इनके पास कितना था? 2 सीटों के लिए। अनुच्छेद कौन सा था? 331। 330 जो होता है आपका, एक बार कंफर्म भी कर लेना, बहुत टाइम पहले की पढ़ा हुआ है वो, तो आ जाते हैं, किसी चीज़ का जिक्र हो जाता है तो कोशिश रहती है कि आपको बता दी जाए, ठीक है। 179 नहीं है, आर्टिकल 169 है, रविदास, ठीक है। तो जो आपका 330 है वो है SC और ST के लिए आरक्षण है लोकसभा में। इसके बाद 331 है लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए, ठीक है। फिर 332 किसके लिए है? विधानसभा में आरक्षण SC ST के लिए। और 333 किसके लिए है? एंग्लो इंडियन के लिए। तो ये पूरे आपके अनुच्छेद हैं 330 से लेके 333 तक। एक बार इनको कंफर्म कर लेना। तो ये क्या हुआ है? विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 99 + 1 100, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है वैसे नॉर्मली। ये एक सदस्य एंग्लो इंडियन का यहाँ पे भी राज्यपाल नॉमिनेट कर सकते थे, अगर वो क्या है, उनकी रिप्रेजेंटेशन उनका पर्याप्त ना हो तो। लोकसभा के सदस्यों की संख्या यूपी से कितनी है? 80, मतलब 80 सीटें यूपी के में लोकसभा की आती हैं, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी 31 है। दैट मीन्स देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीटें
किसकी हैं? यूपी से हैं। अब आप लोगों के लिए फिर से क्वेश्चन आता है, यूपी के बाद सेकंड नंबर पे राज्यसभा में किसकी सीटें हैं और थर्ड नंबर पे? दो और आपको बताने, राज्यसभा में सेकंड और थर्ड नंबर, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे यूपी के? श्री गोविंद वल्लभ पंत, जीबी पंत इनको बोला जाता है, इनके नाम पे यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, तो जीबी पंत कौन थे? फर्स्ट सीएम थे यूपी के। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम राज्यपाल यूपी की कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। और प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू, और क्या थी? कांग्रेस की अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष यही थी प्रथम। अगर महिला अध्यक्ष बोलो तो एनी बेसेंट थी, और नहीं तो आपके कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। स्थिति एवं विस्तार देख लेते हैं यूपी का। भारत के उत्तर में स्थित है। एक तो उत्तरी गोलार्ध में तो है ही है, पूरा इंडिया उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन ये भारत के उत्तर में स्थित है। 23:52 मिनट, ये ध्यान रखना, 23:52 उत्तरी अक्षांश से लेके 30:28 उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? इसका अक्षांश है। अक्षांश क्या होता है? जब आप अगर कोई पृथ्वी बना लो तो ये जो रेखाएं होती हैं आपकी, ये हो गई अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये कितना है? 23 से 30 तक है। अगर ऑन एवरेज देखो तो एक स्ट्रेच 7 का है। ठीक है, एक अगर आप उसमें देख लो एवरेज। दूसरा देशांतर भी आपका स्ट्रेच 7 का है, 77°3 से 77°3 से लेके 84°39। ये स्ट्रेच भी आपका कितना है? 7 का लगभग बैठ रहा है। ठीक, तो यहां पे आप देखोगे अक्षांश और देशांतर, ये याद रखना, कभी कभी अक्षांश और देशांतर का अंतर भी पूछ लेते हैं। तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमने एक तो क्लासेज में केवल वही रखी हैं जो लोगों को भूल जाती हैं, जिनका रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आते हैं सीमावर्ती राज्य एवं देश। उत्तर प्रदेश के सारे सीमावर्ती राज्य आपको पता होना चाहिए। उत्तर में यूपी के 2 राज्य मिलते हैं, एक मिलता है आपको उत्तराखंड, ये तो सबको पता होगा, एक मिलता है हिमाचल प्रदेश जो सहारनपुर को टच करता है। ठीक है, पश्चिम में आपके कौन कौन हैं? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये 3 हो गए आपके पश्चिम में। दक्षिण में कौन कौन है? एमपी, इसी से अलग हुआ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपका क्या? सोनभद्र। सोनभद्र एकमात्र जिला है जिससे 4 राज्य टच करते हैं जिसकी सीमा को, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो दक्षिण में एमपी, छत्तीसगढ़, पूर्व में झारखंड, बिहार और नेपाल। नेपाल एकमात्र देश है जो यूपी की सीमा से टच होता है। तो अगर आप सारे राज्यों को देखो तो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो क्या, जिसकी सीमा यूपी को टच करती है, और एक देश है जिसके साथ यूपी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। आप लोगों को कमेंट में बताना है वो सारे जिले बताइए जिनकी सीमा नेपाल से टच करती है। यूपी के वो जिले आपको पता होने चाहिए, इनको नोट कर लेना। ठीक है, हाँ ऋषभ जायसवाल, अगर रिजर्वेशन नहीं बढ़ा है तो ये वाला रिजर्वेशन कौन करता है? संसद से ही रिजर्वेशन होता है। ठीक है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक था, और अगर केंद्र ने इसको संविधान संशोधन को आगे नहीं बढ़ाया तो राज्यों में भी ये खत्म हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आकार देख लेते हैं यूपी का। आकार क्या है? लंबवत है। पूरब से पश्चिम की लंबाई बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखना, पता होनी चाहिए, 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर। 650 × 240 कर दोगे तो अप्रोक्सीमेट आप जो यूपी का क्षेत्रफल है
वहां तक पहुंच जाओगे कि कितने स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है। राजकीय चिन्ह यूपी का क्या है? मछली है, कल भी इस पे बात हुई थी। राजकीय पुष्प, अरे राजकीय चिन्ह मछली नहीं है, एक गोला होता है जिसमें क्या होता है, थोड़ा कभी कभार गलत भी आ जाता है, ठीक, जिसमें तीर धनुष होते हैं प्लस मछलियां, दो मछलियां भी होती हैं, धनुष और तीर का निशान बना हुआ है, ये पूरा राजकीय चिन्ह है। ठीक है। इसके बाद राजकीय पुष्प क्या है आपका? पलाश। पलाश या टेसू, ये आपने देखा होगा, बेहतरीन एकदम रंगीन खिल जाते हैं ये, और हर जगह ये पेड़ पाए जाते हैं यूपी में। इसके बाद राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। अशोक का वृक्ष वही वृक्ष है जो अशोक वाटिका में सीता जी रही थी, पता होना चाहिए आपको, वही यूपी का क्या है? राजकीय वृक्ष है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रॉच, कल इस पे भी बात हुई थी। सब कुछ याद होना चाहिए, एक पेज पे अगर पहले से नहीं है, एक पेज पे शॉर्ट फॉर्मेट में आप लिख लो, उसी को बार बार रिवाइज करो। हाँ, पीलीभीत, लखीमपुर, देखो रवि डाबस और मयंक वाजपेयी ने बताया है कि कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल को टच करती है, तो टोटल पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, 7 जिले हैं। ठीक है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हल्का सा जनगणना का इनपुट ले लेते हैं, क्योंकि यूपी की जनगणना जब हम कराएंगे ना, अभी केवल आपको इनपुट दे रहे हैं, ध्यान रखना, अभी एक दृष्टि में देख रहे हैं, इसके 1 बाय 1 करके टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में देखेंगे, इसी के जस्ट बाद वो चीज शुरू होगी। तो कुल जनसंख्या कितनी है यूपी की? 19,98,00,000 थी। कब? 2011 की बात हो रही। 2011 के बाद 2021 में आपकी जनगणना होनी थी, कोरोना के कारण नहीं हो पाई और वो अभी तक टलती ही जा रही है। ठीक है। इसके बाद पुरुष जनसंख्या कितनी है यूपी की? ये याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हो तो परसेंटेज याद कर लेना, 52 के आसपास है। महिला जनसंख्या का परसेंटेज 48 के आसपास है। लिंगानुपात आपको याद रखना बहुत जरूरी है, 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। अगर देश का देखो तो 943 है। दैट मीन्स देश के जो लिंगानुपात है उससे यूपी का लिंगानुपात बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। साक्षरता दर देखो अगर आप तो कितनी है? 67, और देश की कितनी थी? 73। तो देश से साक्षरता दर भी कमी है। ये जनगणना का डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराए जा चुके हैं पहले, यूपी की भी, इंडिया की भी। यहाँ पे भी जब ये जनगणना का और फिर से एक बार टॉपिक आएगा तो और अच्छे से बात हो जाएगी। ठीक। पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3। महिला साक्षरता कितनी है? 57। अच्छा, दिख तो रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कहीं मैं लिखने जाता हूं उस वजह से दिख नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? इसके बाद जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर से एक क्वेश्चन आ गया, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। आप लोगों को बताना है कि देश में टॉप 4, यूपी भी जनसंख्या घनत्व में टॉप 4 में आता है, तो टॉप 4 कौन कौन से राज्य हैं और उनका जनसंख्या घनत्व क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार चीजें रिपीट होके बदल के पूछी जाती हैं, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। बताइए क्या है कि देश में जनसंख्या घनत्व है, वो टॉप 4 राज्य कौन से हैं जिनका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है। इसके बाद अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, कुल जनसंख्या आपको याद नहीं करनी, पुरुष जनसंख्या भी याद नहीं करनी है, ये आप परसेंटेज याद रखना होता है। तो अगला देख लेते हैं, ये है आपका परसेंटेज, यहां पे देखिए। अनुसूचित जाति जो आपकी है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितने परसेंटेज है? 20.7%। ध्यान रखना, जो एससी पॉपुलेशन है वो आपकी 20.7% है यूपी में। अगर आप देश में बात करोगे कि सर्वाधिक परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन कहाँ देश में कहाँ पे है, तो वो आपका है पंजाब। ठीक है। और अगर आप सर्वाधिक जनसंख्या की बात करोगे
लोगों में तो यूपी का जो 20% होगा, अगर पंजाब में 26 से 30% के आसपास भी होगा तो भी यहाँ का 20% ज़्यादा होगा। तो देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करोगे काउंटिंग में तो वो यूपी में है, लेकिन परसेंटेज में कहाँ, पंजाब में। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है, ये है, कोई मैटर नहीं करता, ये याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज 0.6% ही अनुसूचित जनजाति यूपी में क्या है, निवास करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार के प्रमुख कारखाने देख लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, यूपी में केंद्र सरकार के कौन कौन से कारखाने स्थित है। गौरव मिश्रा क्या बता रहे हैं आप, सबसे ज्यादा आपको एक ऑर्डर में लिखना था कि लिंगानुपात एक ऑर्डर में बताइए, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है और किसका कितना है। अब आते हैं यूपी के सारे कारखाने देख लेते हैं। HAL हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ठीक है, HAL नहीं, HAL तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है। हिंडाल्को की बात हो रही है, ठीक है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ये क्या है, हिंडाल्को। हिंडाल्को आपका कहाँ है, रेणुकूट सोनभद्र। हिंडाल्को से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना ये फैक्ट्री कहाँ पे है, रेणुकूट सोनभद्र में है। सोनभद्र में क्यों अवस्थित है, पहली चीज, बॉक्साइट का एल्यूमिनियम जो होता है वो बॉक्साइट का क्या होता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, इसी को शुद्ध करके एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। पहली चीज, बहुत ज्यादा बिजली की आवश्यकता होती है, समझो बिजली एक प्रकार से कच्चा माल होता है इसका। और बिजली कहाँ सर्वाधिक, बिजली राजधानी देखो आप तो सिंगरौली सोनभद्र यही है यूपी की। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि सोनभद्र में कौन कौन से तापीय विद्युत घर हैं, जल विद्युत घर भी है वहाँ पे, है जल विद्युत भी उत्पन्न होती है तापीय वाली। फिर दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यही है HAL। ठीक है, HAL फैक्ट्री कहाँ है आपकी, कानपुर में, और लखनऊ में भी है HAL। तो ये ध्यान रखो, ये पूछा जाता है, मैचिंग में आ जाता है पूरा। फिर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ है आपकी, नैनी में। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल कहाँ है आपका, ये भी नैनी में। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं रिपीट करके। उर्वरक कारखाना कहाँ है, गोरखपुर और इलाहाबाद, दो जगह है। ध्यान रखो, गोरखपुर के लिए एक हजीरा से जो पाइपलाइन कांडला से आई थी, हजीरा वाली, वो गैस पाइपलाइन इसलिए आई थी क्योंकि उर्वरक उद्योग में भी गैस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है ईंधन के रूप में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये तो वाराणसी सबको पता होगा। सिंगरौली कोयला की खान कहाँ, सिंगरौली में, सोनभद्र में। MP की भी ऊर्जा राजधानी यही सिंगरौली है। ठीक है, मॉडर्न बेकरीज का कारखाना, ये क्या, ब्रेड बनाने वाला कारखाना है, कानपुर में है। भारत पंप एंड कंप्रेसर, नैनी में, इलाहाबाद। आयुध उपस्कर कारखाना कहाँ है, हजरतपुर, फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद। इसके बाद आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है आपकी, झांसी में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है, झांसी में। अपट्रॉन कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड कहाँ है, लखनऊ में। अपट्रॉन डिजिटल सिस्टम लिमिटेड, ये तो नहीं पूछते हैं लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवाइज करना जरूरी है। सीमेंट कारखाना, देखो सीमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, चूना पत्थर चाहिए होता है। ठीक है, चूना पत्थर आपका कहाँ, मिर्जापुर और सोनभद्र, जितने भी यूपी में खनिज पाए जाते हैं, ललितपुर को छोड़ दो, बांदा को छोड़ दो, थोड़ा सा बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र छोड़ दो, सर्वाधिक यहीं पाए जाएंगे, कहाँ पे, मिर्जापुर और सोनभद्र में। तो अधिकतर चीजें आपको यहीं मिलेंगी। तो सीमेंट से रिलेटेड, ऊर्जा कोयले से रिलेटेड, और यहाँ तक की जो एल्यूमिनियम की है यहाँ पे फैक्ट्री, और अगर कोई इस्पात का कारखाना भी होगा तो वो यहीं आसपास ही मिलेगा। ठीक है, तो सीमेंट कारखाना कहाँ है, चुर्ग और डल्ला, दो फैक्ट्रियों के नाम है, ये मिर्जापुर में है। ठीक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL इसको बोलते हैं। ये BEL जो है ना आपकी, यही जो चुनाव में
ईवीएम मशीन बनती है, वीवीपैट वगैरह यही बनाती है, ठीक है। तो ये कहाँ है? गाजियाबाद में। मथुरा तेल शोधक कारखाना, ये रिफाइनरी तो सबको पता होगा कहाँ है, मथुरा में है। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ होते हैं? कानपुर में। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखना। भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान, चमड़े के बारे में अगर कुछ आए तो पहले नंबर पे चमड़े में कानपुर ही था। अभी कुछ चीज़ों में आगरा कभी कभार आ जाता है, बट कानपुर है, ठीक है, इतना ध्यान रखो। अभी ये कोई अच्छी सी बड़ी सी फैक्ट्री डल रही थी कानपुर में ही, कोई स्थान था, करंट था, 1-1.5 साल पहले का, आप लोगों को याद है तो बताइए। रमई गांव है, क्या है वहां पे। इसके बाद स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ है आपका? लखनऊ में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय शोध संस्थान है, देखो इसमें सारे नहीं लिए हैं, ये अलग से कराएंगे, ठीक है। विश्व विज्ञान शोध संस्थान, गन्ना संस्थान, दलहन संस्थान, ये सारी चीजें अभी बाद में कराएंगे। अभी तो एक इसमें हल्का सा नजर डालने के लिए है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ है? लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है आपका। आगे चलते हैं। औद्योगिक तकनीकी शोध संस्थान कहाँ है? ये भी लखनऊ में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है, ठीक है। जैसे चारागाह संस्थान झांसी में है आपका। तो ये करके अभी धीमे धीमे जैसे ये 10 पेज खत्म होंगे, इसके बाद फिर हम बिल्कुल टॉपिक वाइज डिटेल में आ जाएंगे। आगे चलते हैं। अब कुछ यूपी के नगर हैं, उनके कुछ उपनाम हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे आगरा है, इसको ताज नगरी बोला जाता है, सबको पता है। अयोध्या क्या है? राम जन्मभूमि स्थल है। अलीगढ़ क्या है? ताला नगरी है। ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद संगम नगरी है। मथुरा कृष्ण नगरी है। कन्नौज क्या है? इत्र वाला शहर है, या खुशबुओं का शहर बोला जाता है इसको। लखनऊ नवाबों का शहर बोला जाता है, बहुत ही सिंपल से हैं। फिरोजाबाद सुहाग नगरी क्यों बोला जाता है? यहाँ पे चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच का सामान बहुत बनता है तो चूड़ियाँ बनती हैं। सिंदूर भी यहाँ पे बनता है फिरोजाबाद में, तो इसलिए इसको सुहाग नगरी बोला जाता है। लेकिन मेनली यहाँ पे कांच का काम होता है, कहाँ? फिरोजाबाद में। फिर कुछ उसके नाम बदले गए हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं जिनके नाम बदले गए हैं 2018 में। तो कौन कौन से स्थान हैं? इलाहाबाद का क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। मुगल सराय जंक्शन को क्या बोला गया है? दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। कांडला पोर्ट है, उसको भी डीडीयू पोर्ट बोला गया, ठीक है, मतलब नाम कर दिया गया। और फैजाबाद का अयोध्या कर दिया गया, इसमें ये तो पता होगा सबको। आगे चलते हैं। कुछ ये देख लेते हैं खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसा मैंने बोला था, मैक्सिमम खनिज आपको कहाँ मिल जाएंगे? सोनभद्र में। तो बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, ये कहाँ है? बांदा में है। अभी जब खनिज कराएंगे डिटेल में कराएंगे, ये भी बताएंगे आपको कि यहाँ पे क्यों पाए जाते हैं खनिज, ठीक है। इसके बाद पायराइट्स, एस्बेस्टस कहाँ है? मिर्जापुर में। यूरेनियम और तांबा कहाँ है आपका? ललितपुर में। ललितपुर में ध्यान रखना, तांबा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और यूपी का एकमात्र जगह है जहाँ पे आपका क्या है? यूरेनियम पाया जाता है, वो है क्या? ललितपुर। हीरा कहाँ है आपका? बांदा, मिर्जापुर में। और यूपी का एक क्वेश्चन भी बनता है, सबसे ज़्यादा जैन धर्म के शायद लोग या मंदिर ऐसा कुछ है, वो भी ललितपुर में ही मिलेंगे आपको। कोयला आपका कहाँ है? सिंगरौली, सोनभद्र में। इसके बाद देखो मिर्जापुर आपका हर जगह आ रहा है, ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र। संगमरमर कहाँ है? मिर्जापुर सोनभद्र में। डोलोमाइट कहाँ है? मिर्जापुर सोनभद्र में। और बांदा भी इसमें लगा लो। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर और झांसी में। बेराइट्स एवं एंडालूसाइट, ये कहाँ? मिर्जापुर और सोनभद्र में। आगे चलते हैं। नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं यूपी के, ठीक है, इस पे बात करते हैं, क्योंकि इससे भी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। यूपी SSC में तो बिल्कुल बन जाते हैं, यूपी PCS में ना बने बात अलग है, ठीक है। आगरा कहाँ है? यमुना नदी के किनारे है।
लखनऊ कहाँ है आपका? गोमती नदी के किनारे। बटेश्वर यमुना नदी। इलाहाबाद गंगा और यमुना के 3 नदियों का संगम है। ये अभी नदी क्या है? विलुप्त है, सरस्वती नदी। ठीक है। घग्घर नदी भी इसी को ही बोला जाता था। तो इलाहाबाद कहाँ है? इस नदी के किनारे, संगम पे है। ठीक है, तीनों नदियों के किनारे, गंगा यमुना सरस्वती। कानपुर आ जाते हैं। कानपुर भी आपका कहाँ है? गंगा नदी के किनारे है। वृंदावन कहाँ है? वृंदावन तो याद होगा, है ना, यमुना नदी के किनारे कृष्ण भगवान की लीलाएं हुई थी। तो कानपुर गंगा नदी के किनारे, वृंदावन यमुना नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, राप्ती सागर एक्सप्रेस चलती है एक। मथुरा कहाँ है? मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है। राजघाट गंगा नदी के किनारे। जौनपुर कहाँ है? गोमती नदी के किनारे। वाराणसी, तो गोमती नदी के किनारे सिर्फ लखनऊ नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, जो लोगों को मेन शहर पता होता है ना, उसके अलावा दूसरा अगर साइड का शहर है ना, जैसे गंगा तो कई शहरों से निकलती है, यमुना निकलती है, वो नहीं, लेकिन इन नदियों का पूछ लेते हैं। वाराणसी कहाँ है? गंगा के किनारे। हमीरपुर कहाँ है? यमुना नदी के किनारे। आगे जब नदियां कराएंगे ना तो आपको बताएंगे, यमुना में जो है ना, तो केन, बेतवा, ये सब नदियां यमुना में मिलती हैं, तो किस जगह पे कौन सी मिलती है? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि केन, बेतवा हो गई, चंबल हो गई, ये यमुना में किस किस नदी पे मिलती है। फिर तो पता ही है आपको कि यमुना जाके इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती। फिर आ जाए, कौशाम्बी कहाँ है आपका? यमुना नदी के किनारे है। सुल्तानपुर कहाँ है? गोमती नदी के किनारे है। और गाजीपुर कहाँ है आपका? गंगा नदी के किनारे। गाजीपुर में क्या है? अफीम की फैक्ट्री भी है। ठीक है, गवर्नमेंट की फैक्ट्री होती है। आगे चलते हैं। अब कुछ इस पे विविध जैसे बन जाते हैं, कुछ फैक्ट हैं जो पूछ लिए जाते हैं, वो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री गोविंद वल्लभ पंत थे, ये तो पता होगा। जीबी पंत यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। यूपी की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी, है ना। प्रथम राज्यपाल भी यही थी और प्रथम महिला राज्यपाल तो अपने आप हो गई। ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। जब हम लोग राजनीति पॉलिटी पढ़ेंगे यूपी की, तो फिर बहुत सारे पढ़ेंगे, जितने राज्यपाल 1, 2 से लेके अब तक हुए हैं सब देखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रथम वाले देख ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? चंद्रभान। ये ध्यान रखना, प्रथम सभापति कौन थे? चंद्रभान। इसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू आपकी क्या है? प्रथम महिला राज्यपाल थी या प्रथम राज्यपाल थी, और श्रीमती सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और मायावती जी क्या थी? सेकंड महिला मुख्यमंत्री थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की एकमात्र आणविक परियोजना, दैट मीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर, इसकी बात हो रही कहाँ है? नरौरा बुलंदशहर में। नरौरा गांव है, ग्राम है, बुलंदशहर में वहां पे है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कानपुर नगर है। अब ये पिछड़ रहा है, एक टाइम पे हुआ करता था, अब इनको बहुत सारा मतलब एक कंपटीशन मिल रहा है। जो कानपुर नगर है ना, गौतम बुद्ध नगर से तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है। सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, सबको पता है, फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाया था? अकबर ने। आप लोगों को इस पे क्वेश्चन जो बनेगा वो ये है कि कौन सी विजय के उपलक्ष्य में कब बनवाया था बुलंद दरवाजा? अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में और कब बनवाया था? इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर दिया था, ये तो पता है। सारनाथ के ऋषि पातन में मृगदाव नामक जगह पे दिया था। उन्हीं 5 लोगों को दिया था जो 5 लोग इनको छोड़ के आए थे, और इसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, इस घटना को बोलते हैं। अब स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 में कहा है? मेरठ में हुआ था। ये तो पता ही होगा सबको कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। काशी विद्यापीठ जो है उसमें पठन पाठन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। काशी विद्यापीठ की बात हो रही है।
और अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयाज शाह था। प्राचीन काल में कन्नौज कान्य कुब्ज के नाम से जाना जाता था। आपको एक और चीज बताना है कि कन्नौज का एक नाम और था, उसमें पीछे श्री भी लगता था, वो नाम क्या था? ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो, अब थोड़ा सा हिस्ट्री का वो पोर्शन है जो आपका थोड़ा डिटेल में है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। महाजनपद एवं उनकी राजधानी। टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, सबको पता होना चाहिए। 16 महाजनपदों में से 3 तो आपके बिहार में थे, 8 आपके कहाँ थे? यूपी में थे। इन महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? कौन कौन से ग्रंथ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र आपका जैन ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में या इन दोनों ग्रंथों से ये जानकारी मिलती है कि टोटल 16 महाजनपद थे। अब महाजनपद क्या होता है? देखो, महोदय श्री मयंक वाजपेयी, गुड। गुजरात विजय के बाद ऋषभ जायसवाल ने बताया कि गुजरात विजय के बाद जो आपका बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण अकबर ने कराया था। आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो 16 महाजनपदों को बता दिया मैंने। कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है कि इंडिया में 16 महाजनपद थे? जनपद महाजनपद बता दे रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आर्य यहाँ पे आए। कब आए? 1500 ईसा पूर्व में। तो जब आर्य यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या किया? कबीले में रहते थे। कबीले बड़े छोटे छोटे होते थे। राजा का मेन काम क्या था? गौ की रक्षा करना, ठीक है, गोप्ता बोला जाता था उसको। कबीले धीमे धीमे बड़े हुए तो जन बने, और जन ज़्यादा बड़े हुए तो फिर जनपद बने। अब ये बड़े क्यों हो रहे थे? धीमे धीमे क्या हुआ ना, अनाज उत्पादन ज़्यादा होने लगा। लोहे का आविष्कार हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। लोहे का जैसे ही आविष्कार होगा तो ये क्या है, पेड़ों को काट के जंगलों को साफ करके भूमि भी साफ हो गई, ठीक है, भूमि साफ हो गई, प्लस जुताई होने लगी क्योंकि लोहे के हल बन गए। अब जुताई गहरी होने लगी तो फसल भी ज़्यादा होने लगी। जैसे ही फसल ज़्यादा होगी तो क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी, खाने के लिए ज़्यादा हो गया, जनसंख्या बढ़ेगी, प्लस जंगल भी साफ हो गए, तो ये जन क्या बन गए? जनपद बन गए। और जब जनपद और बड़े होंगे, महाजनपद। और जैसे ही महाजनपद बनेंगे, राज्य की अवधारणाएं आ जाएंगी। तो इन्हीं 16 महाजनपदों की सबकी बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ थे, ठीक है। और ये आपके यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्या था आपका? कुरु। कुरु का नाम सुना होगा आपने, महाभारत में कुरु की बात हुई है ना। कुरु वंश था, कौरव थे कुरु वंश के, ठीक है। तो कुरु वंश आपका कहाँ है? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। मेरठ ये पश्चिमी दिल्ली वाला है, ठीक है, पश्चिमी यूपी और दिल्ली वाला ये पूरा स्थान है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास इसकी राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ को अर्जुन ने बसाया था। अगर हम महाभारत के हिसाब से जाएं तो अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ को बसाया था। जब इनको राज्य मतलब देने से मना कर दिया गया था, फिर आए थे तो इनको बोला था कि अपना अलग बसा लो। पांचाल, अगर किसी ने द्रौपदी को जाना होगा, द्रौपदी का किरदार पता होगा, तो पांचाली बोला जाता था, मतलब इनके डैडी का नाम पांचाल था। तो ये क्षेत्र कौन सा है? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। इसकी राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र। बरेली के पास रामनगर जगह है, इसको अहिच्छत्र बोला जाता था। सूरसेन, ये सब यूपी के चल रहे हैं, ध्यान रखना। सूरसेन आपका क्या है? सूरसेन बहुत बार पूछा जाता है, मत्स्य पूछा जाता है और सूरसेन पूछा जाता है, ठीक है। तो सूरसेन कहाँ है? मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। वत्स आपका इलाहाबाद के आसपास का था और राजधानी थी इसकी कौशाम्बी। कौशल भगवान राम से जुड़ा हुआ है। हृदय राख कौशलपुर राजा, ये आपने सुना होगा, है ना। तो कौशल वाला क्षेत्र जो है आपका अवध का क्षेत्र था। साकेत इसकी राजधानी थी और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी जो गोंडा है। और साकेत क्या? अयोध्या है। मल्ल जो है वो आपका देवरिया में था, ठीक है। मल्ल जो आपका
महाजनपद था वो देवरिया। ये यूपी के ही सारे चल रहे हैं अभी, देखते चलो। और इसकी राजधानी क्या थी आपकी? कुशीनगर में, मल्लगढ़ राज था, ठीक है। और कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध की या भगवान बुद्ध की क्या है, मृत्यु हुई थी। भगवान बुद्ध की यहाँ पे क्या हुई, मृत्यु हुई। पावा भी इसकी राजधानी थी, मल्ल महाजनपद की। पावा में इन्होंने क्या, सुख सदन भोजन किया था, बीमार पड़ गए थे। और पावा में किसकी, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखो, दोनों लोगों की मृत्यु कहाँ, मल्ल गणराज्य में हुई थी। फिर काशी, काशी महाजनपद, इसकी राजधानी बनारस थी। अंग जो है आपका बिहार में, अंग, मगध और बज्जी, ये तीनों बिहार के हैं। जो लोग भी टीचर बिहार का दे रहे हैं वो ध्यान रखें, इनमें से पूछा जाएगा। तो ये कहाँ थे आपके, इसकी राजधानी अंग की क्या थी, चंपा। मगध की क्या थी, गिरिब्रज या राजगृह जिसको बोला जाता है। बिहार शरीफ, नीतीश कुमार जो वहाँ के सीएम हैं, यहीं के आसपास के हैं। इसके बाद बज्जी जो है, ये बज्जी जो था गणतंत्र था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो होती है उस टाइम पे यहाँ पे थी, ठीक है। तो ये कौन सा क्षेत्र था, दरभंगा और मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र था। और राजधानी क्या थी, मिथिला, जनकपुर, जहाँ की सीता जी थी, ठीक है। चेदी जो है बुंदेलखंड, 8वां यूपी का ये था, 8वां महाजनपद बुंदेलखंड का था। सुक्तिमती इसकी राजधानी थी, बांदा के पास। मत्स्य जो है आपका वो जयपुर का आ गया, राजस्थान का। तो मत्स्य और सूरसेन याद रखना, मत्स्य आपका कहाँ है, राजस्थान का है, सूरसेन मथुरा का है। चेदी जो है आपका वो कौन सा है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। इसके बाद बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक अवंती है, उज्जैन एमपी वाला है, राजधानी उज्जैनी थी। चंड प्रदोत यहाँ का शासक था, जैसा मैंने पढ़ाया था आप लोग को एंशिएंट में। और इसी के इलाज के लिए क्या है, बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। गांधार और कंबोज ये कहाँ थे आपके, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला। तो ये गांधार क्या है, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और कंबोज भी था, राजापुर इसकी राजधानी थी। इस प्रकार से ये 16 महाजनपद थे जो यूपी में स्थित थे, वो आपको पता होना चाहिए। फिर से एक बार दिखाई दे रहा हूँ यूपी वाले। एक तो आपका यही हो गया, कौन सा, चेदी बुंदेलखंड 11वें नंबर का। और बाकी के 7 ऊपर के हैं, कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी। इनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की अहिछत्र थी, सूरसेन की मथुरा थी, वत्स की कौशाम्बी थी, कौशल की साकेत या श्रावस्ती, दोनों थी, मतलब पहली और द्वितीय राजधानी। मल्ल की कुशीनगर थी आपकी, काशी की बनारस, सबको पता होनी चाहिए। तो ये सारी राजधानियां हैं। आगे चलते हैं। 1 नवंबर 1956 को जो वर्तमान स्वरूप है यूपी का, वो अस्तित्व में आया था, सबको पता है। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। लेकिन इसके बाद फिर से इसका स्वरूप चेंज हुआ, ठीक है। कब चेंज हुआ, 9 नवंबर 2000 को। अटल जी पीएम थे इस टाइम पे। 3 राज्य उन्होंने बनाए थे, ठीक है। 3 छोटे छोटे राज्य, एक उत्तराखंड था, दूसरा छत्तीसगढ़ था और तीसरा झारखंड था, ठीक है। तो ये विभाजन होके उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया था इस टाइम पे। अब कांग्रेस के अधिवेशन, मॉडर्न से एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लगा इंपॉर्टेंट, बाकी हिस्ट्री हम लोग बाद में कर लेंगे। यूपी में जो भी घटित हुई है मैक्सिमम तो आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि इंडिया की पूरी हिस्ट्री से इनकी कोइंसाइड होती है ये, ठीक है। तो 1888 में कांग्रेस के टोटल 9 अधिवेशन हुए हैं यूपी में। तो वो देख लेते हैं। 1888 में कौन, इलाहाबाद में हुआ है जो अधिवेशन। 85 से शुरू हुआ था, 85, 86, 87 और 88, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में। और जॉर्ज यूले पहला व्यक्ति था जो क्या था, ईसाई था, अध्यक्ष बना था। और कहाँ, इलाहाबाद में। फिर 1892 जस्ट 4 साल बाद फिर से हुआ। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस की स्थापना के समय अध्यक्ष थे, WC बनर्जी, वही फिर से रिपीट हुए 1892 में। ये भी कहाँ हुआ आपका, इलाहाबाद में हुआ। 1910 में फिर से इलाहाबाद में अधिवेशन हो रहा है। अब आप लोग समझ सकते हो इलाहाबाद की महत्वता उस टाइम कितनी ज़्यादा थी। इलाहाबाद राजधानी भी रहा है, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य की भी राजधानी इलाहाबाद रहा है। तो आप लोग को ये बताना पड़ेगा कि इलाहाबाद कब से कब तक राजधानी था, ठीक। दूसरा चीज कि इलाहाबाद से ही आप देखो सिविल सर्विसेज की परीक्षा जब प्रारंभ हुई तो पहली बार कहाँ, इलाहाबाद में आयोजित हुई।
तो इस तरीके से इलाहाबाद बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। 1910 फिर से इलाहाबाद में सर विलियम वेडरबर्न। वेडरबर्न कौन है ये व्यक्ति? वेडरबर्न वो व्यक्ति है, A.O. ह्यूम का ये सचिव था, और इसी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें ये बोला था कि जो प्रेशर कुकर वाला है ना सिद्धांत, सेफ्टी बाल्ब वाला, इसी बंदे की देन थी कि शायद सेफ्टी बाल्ब के रूप में ये काम करेगी कांग्रेस जैसी संस्था है। 1899 में लखनऊ में रोमेश चंद्र दत्त, RC दत्त, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। 1899 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। 1916 में फिर से लखनऊ, ये तो सबसे फेमस अधिवेशन है, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पे क्या हुआ था? लखनऊ समझौता भी बोला जाता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। पृथक निर्वाचन को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था, और जो आपका नरम दल है और गरम दल है, इन लोगों के बीच में भी क्या हुआ था? समझौता हो गया था। ठीक है, अगला चलते हैं। 1936 में लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ये तो पता ही होगा। 36 और 37 में 2 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनेंगे, और 1929 में तो बने ही थे। 1929 में आप लोग कमेंट में बताइए क्या हुआ था, कौन सा निर्णय लिया गया था 1929 के, और कहाँ पे हुआ था अधिवेशन भी, कहाँ, बहुत फेमस अधिवेशन है। ठीक है, 1925 में कानपुर में हुआ था, यूपी में अधिवेशन, और अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती सरोजनी नायडू। 1905 में बनारस कांग्रेस हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने। गांधी जी के राजनीतिक गुरु बोले जाते थे। ठीक है, तो ये अध्यक्ष थे। और 1946 में मेरठ में हुआ था, और JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय यही आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन भी आता है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, और ये कहाँ हुआ था? आपका मेरठ में। आगे चलते हैं, कुछ वंश देख लेते हैं सल्तनत काल के। ये आपकी मिडाइवल का भी यहां से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो गुलाम वंश आपने पढ़ा होगा। सल्तनत काल कब से शुरू हुई थी? 1206 से ही। मोहम्मद गौरी आता है 1191, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ता है, हारता है। फिर द्वितीय युद्ध लड़ता है, पृथ्वीराज तृतीय को ये क्या करता है? गौरी मार देता है। और इसके बाद इसके जो गुलाम होते हैं उनको सत्ता हाथ में देके चला जाता है। खोखरो जनजाति होती है, वो इसको मार देती रास्ते में। किसको? मोहम्मद गौरी को। अब इसके जो गुलाम है वो इंडिया में सत्ता हथिया लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है गद्दी पे 1206 से लेके, मीन्स गुलाम वंश चलता है 1206 से 1290 तक। 6 से 10 तक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया आपका 1206 से 1210 तक। फिर 10 से 36 तक देखोगे इल्तुतमिश मिलेगा। फिर रजिया सुल्तान आएंगी 4 साल के लिए। इस तरीके से ये पूरा आपका गुलाम वंश चलेगा। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चलेगा। तुगलक वंश 1320 से 1413 तक चलेगा। और इसका कौन संस्थापक रहेगा? गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश का फिरोज शाह खिलजी रहते हैं, और फिर आपके अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका सबसे, खिलजी वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक होगा वो रहेगा। सैयद वंश स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने 1414 से लेकर 1451। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल में सबसे कम समय का कौन सा वंश था? तो ये ध्यान रखना, ये वाला था खिलजी वंश। 1290 से 1320 लोग बाग सैयद लगा के आ जाते हैं, ये नहीं लगाना। ठीक है, फिर लोधी वंश होता है, बहलोल लोधी, 1451 से लेके 1526 तक। ठीक है, और इसका अंतिम शासक होगा कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ये सबसे ज्यादा अनपॉपुलर हो जाता है। जब ये अनपॉपुलर हो जाएगा तो भारत के ही एक आपका पंजाब क्षेत्र का सरदार रहेगा, राणा सांगा रहेंगे आपके। ये इनवाइट करते हैं बाबर को कि आप आइए इंडिया में, इंडिया पे अटैक कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बलबन वंश कौन बोल रहा है? बलबन वंश आपने पढ़ा है क्या? ऋषभ जायसवाल।
लोधी वंश जो है आपका, बहलोल लोधी मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। इब्राहिम लोधी को मार दिया जाएगा और पहला ऐसा सल्तनत कालीन शासक होगा जो रणभूमि में मारा जाएगा। जब आपकी ये मिडाइवल कराएंगे ना, सब कुछ 1 या 2 दिन लगेगा, पूरी मिडाइवल आपकी रिवाइज करा देंगे। और ये रिवीजन प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा, और जैसे ही रिवीजन प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, मतलब सब्जेक्ट वाइज आ जाएंगे। एक सब्जेक्ट पे 200-250 एमसीक्यूज करा दिए तो आपका एक तो रिवीजन हो गया, प्लस एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए, सारे गैप भर जाएंगे। फिर मुगल वंश आ जाएगा आपका 1526 में, और 1707 तक, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब तक माना जाता है कि स्ट्रांग रहा, तब तक ये वंश चला, ठीक है। अब कुछ ऐतिहासिक युद्ध जो यूपी में घटित हुए, ये थोड़ा सा नया है, एक जगह सारे युद्ध दे दिए जो यूपी में हुए, ठीक है। इनको देख लो, कुछ नया लगे तो नोट कर लेना। सबसे पहले मेनांडर। मेनांडर अगर आपको पता हो, मेनांडर कौन था? शासक था, हिंद यूनानी शासक, अभी दिख रहा होगा, हिंद यूनानी शासक था ये बंदा, आया था इंडिया में। भिक्षु नागसेन के साथ इसका वाद संवाद हुआ था। उस ग्रंथ का नाम है मिलिंद पन्हो, ठीक है। मिलिंद पन्हो है, भिक्षु नागसेन ने इसको क्या किया था, उनके साथ इसका क्या हुआ था, वाद संवाद हुआ था। तो मेनांडर का युद्ध हुआ था अवधि 182 ईसा पूर्व में। मेनांडर ने उत्तर प्रदेश की विजय के दौरान मथुरा पर अधिकार कर लिया था। तो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो भी पता होना चाहिए। दूसरा, चंदावर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये व्यक्ति इतिहास में फेमस हो गया, जयचंद। किसी को भी गद्दार बोलना होता है तो हम लोग बोल देते हैं जयचंद हैं, आधुनिक जमाने के जयचंद हैं। ऐसा क्या हुआ था? तो जयचंद का जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनसे पहले दोस्त थे दोनों, फिर विवाद हो गया था, शायद कोई इनकी लड़की से विवाह कर लिया, कैसा था, ठीक है, विवाद हुआ था। तो इस बंदे ने भी क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था। बाद में धोखा दिया तो ये जयचंद को भी नहीं छोड़ेगा बाबर, ठीक है। अगला युद्ध 2 साल बाद 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को हराएगा और 1194 में इनसे युद्ध के लिए आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी सीख है कि अगर आप सोचते हो कि किसी दूसरे के दम पे आपको कोई युद्ध जिता के फिर आपको नहीं छेड़ेगा या आपको धोखा नहीं देगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये क्या होगा, इनको हराएगा जयचंद को, जो आपका मोहम्मद गौरी है, कन्नौज का शासक रहता है जयचंद, और जयचंद के मध्य हुआ था। हाँ ये ध्यान रखना, बाबर नहीं, जयचंद जो है मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज तृतीय के समय मोहम्मद गौरी था, ठीक। समटाइम्स स्लिप हो जाती है ना चीजें। आगे आते हैं कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध, कालिंजर देखो बांदा वाला क्षेत्र था, ठीक है, बांदा वाला क्षेत्र था और इसकी राजधानी बांदा ही थी। तो 1202-1203 ईस्वी में चंदेल शासक, ये बहुत फेमस है, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो रहते हो तो आल्हा करके एक काव्य है जो पढ़ा जाता है, ठीक है, आल्हा करके एक काव्य है जो पढ़ा जाता है बरसात वगैरह के टाइम पे, बड़े धुन में गाया जाता है। वो इन्हीं लोग पे है, जो परमार देव राजा थे और उनके आला उदल करके 2 सेना नायक थे, बड़े ही बलवान थे, उनको भगवान के रूप में भी पूजते हैं लोग। तो चंदेल शासक थे परमर्दी देव और कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुआ था ये। इसमें परमर्दी देव की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। आगे चलते हैं, जौनपुर का युद्ध, जौनपुर नहीं है ये जौनपुर है। ये कब हुआ था, 1478 में। बहलोल लोधी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया था इस टाइम पे, ठीक है। अगर आपको ये पता हो कमेंट सेक्शन में बताइए, जौनपुर की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस में आया कि जौनपुर की स्थापना एक तो किसके टाइम पे हुई थी और किसने की थी। हल्का सा क्लू दे दे रहा हूं, एक किन्नर था, है ना, एक निकनेम भी था इनका, अभी बताते हैं, पहले आप लोग कमेंट में बताइए। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। इसमें क्या, राणा सांगा की पराजय हो जाती है। कालिंजर का द्वितीय युद्ध 1545 में हुआ था, ये सबको पता होना चाहिए, इस पर तो बात भी हो गई। इसमें क्या होता है, शेरशाह सूरी के हाथ में ही बम का जो गोला है तोप का वो फट जाता है और यहाँ पे इनकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है।
आगरा का द्वितीय युद्ध 1554 से लेकर 56 के बीच में हुआ और हुमायूं को दोबारा इसमें गद्दी मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद 1 साल बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। बनारस का युद्ध इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। कब हुआ ये? 1780 ईस्वी में हुआ है। और किस किस के बीच में हुआ है? राजा चेत सिंह थे और गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, इन दो के मध्य हुआ है। राजा चेत सिंह की इसमें क्या हुई थी? पराजय हुई थी। फिर अगला युद्ध क्या है? मथुरा का युद्ध। कब हुआ? 1804 ईस्वी में। मराठों अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें क्या हुआ? जनरल लेक था एक, वो पराजित हुआ और मथुरा और आसपास के क्षेत्र पे किसका? मराठों का अधिकार हो गया था। फिर आखिरी युद्ध है चिनहट का युद्ध। चिनाहट भी कहीं कहीं लिखा होता है, 1857 में हुआ है। ये लखनऊ का है, ठीक है। बेगम हजरत महल थी, इनका पुत्र था बिरजिश कादिर। राज्य हड़प नीति के तहत इनका भी राज्य हड़पने की कोशिश हो रही थी, तो इन्होंने किया था, बाद में नेपाल भाग गई थी। तो चिनहट के पास लखनऊ में चिनहट नामक जगह है आज भी, ठीक है। तो अवध की बेगम हजरत महल और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों को विजय मिली थी और 6 सितंबर 1857 को ये अवध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित आज की इस क्लास का ये आखिरी पेज होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आज ही एक और लाइव करनी हो तो एक और भूगोल देख लेंगे यूपी का पूरा, ठीक है। भूगोल में उद्योग भी आ जाएंगे, नदियां भी आ जाएंगी, झीलें भी आ जाएंगी, जो भी चीज़ें होती हैं सारा यूपी का देख लेंगे। अगर आप लोग को मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे और लगेगा कि हाँ ज़्यादा स्टूडेंट चाह रहे हैं, तो इस क्लास के बाद एक और लाइव आ जाएगी 10-15 मिनट बाद ही, ठीक है। तो जामा मस्जिद कहाँ पे है और किसने बनवाई? तो जामा मस्जिद देखो, जो मुगल थे या जो भी इस्लाम के शासक थे वो मस्जिदें बनवाते थे। बहुत सारी मस्जिदों के नाम जामा मस्जिद रखते थे। आप कई शहरों में भी जाओगे ना तो जामा मस्जिद नाम से आपको मस्जिदें मिल जाएंगी, ठीक है। अब जामा मस्जिद इसलिए चौंकना मत, जो मेन जामा मस्जिद है वो दिल्ली में मिलेगी, एक आगरा के किले में भी जामा मस्जिद मिल जाएगी। तो ऐसे नाम दे देते थे। जामा मस्जिद किसने? बाबर ने बनवाई। कहाँ पे बनवाई? संभल में। इसके मरियम उज्जमानी का मकबरा किसने बनवाया? जहांगीर ने, सिकंदरा में, आगरा। आप लोगों को बताना है कि मरियम उज्जमानी किसका नाम था, ठीक है, किसकी बीवी थी। इसके बाद अकबर का मकबरा जहांगीर ने ये भी बनवाया, ये भी सिकंदरा में बनवाया। यहां से भी अनुमान लगा सकते हो दोनों का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में, ठीक। एतमा उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने। कहाँ पे? आगरा में, ठीक है। तो एतमा उद्दौला कौन था? नूरजहां का पिता था ये। नूरजहां जो थी आपकी, इनके ये डैडी थे, फादर थे। इनका मकबरा सफ़ेद मार्बल से, और जैसे पित्रादूरा शैली पड़ी होगी आपने, पित्रादूरा में क्या होता है, रत्न वगैरह जड़े जाते हैं, तो वो ताजमहल में जाओगे ना तो मिलेगा। आगरा के किले के अंदर भी कुछ हैं जहाँ पे शाहजहाँ को कैद किया था, उन जगह पे भी मिलेगा। लेकिन उनका पहला यही था, एतमा उद्दौला का मकबरा। ताजमहल के बाद अगर कोई सबसे खूबसूरत जगह है, सबसे खूबसूरत जो स्थापत्य है ना, वो यही है। यहाँ पे आप जाओगे तो इसको बोला जाता है, इसी से ही प्रेरणा मिली थी ताजमहल बनाने की। नूरजहां ने अपने डैडी के लिए बनाया था, और कहाँ है? आगरा में। दीवाने आम दीवाने खास, ये क्या है? यहाँ पे गया हूँ मैं, देख के आया हूँ। आगरा के किले के अंदर है, दिल्ली में भी है आपके, मीन्स लाल किले के अंदर भी है और आगरा के किले के अंदर। आम जो होता था, आम लोगों से जो बादशाह होता था, ऊंचाई पर सिंहासन है और आगे बैठने की जगह है, तो यहाँ बादशाह आम लोगों से मिलता था और खास में अपने मंत्रियों से मिलता था। इसके बाद जहांगीरी महल अकबर ने बनवाया था आगरा में। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, ये भी आगरा में। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, आगरा ने, ये तो पता ही है। इसके बाद जामा मस्जिद फिर से आ गई, शाहजहां ने आगरा में भी बनवाई, दिल्ली में भी बनवाई। लाल दरवाजा मस्जिद, यहां से क्वेश्चन आते हैं। लाल दरवाजा मस्जिद, अटाला मस्जिद, और ये झांझेरी है, इसका नाम क्या है? झांझेरी मस्जिद, झांझेरी, ये तीनों पूछे जाते हैं। तो लाल दरवाजा मस्जिद मोहम्मद शाह सरकी ने बनवाई थी जौनपुर में। जामा मस्जिद भी यहीं पे ही है, जौनपुर में, ठीक है। जो मैंने बोला कि ये लोग मस्जिद बनवाते थे और उसको क्या है, नाम दे देते थे जामा मस्जिद, ठीक है। तो जामा मस्जिद हुसैन शाह सरकी ने जौनपुर में बनवाई।
अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने कहा है, ये भी जौनपुर में बनवाई। इस टाइम पे ना पूर्व का सिराज बोला जाता था। सिराज मतलब कला संगीत इन सब के क्षेत्र में ना बहुत ऊंची वो थी, शिक्षा के क्षेत्र में जौनपुर की। यहीं पे शेरशाह सूरी आके शिक्षा लेता है, ठीक है, तो इसका बहुत नाम था। इसके बाद झांझेरी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर में बनवाई थी। ये 4 याद रखने, खास तो जामा मस्जिद तो हर जगह मिल जाएगी, लाल दरवाजा, अटाला और झांझेरी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किसने बनवाई थी, कहाँ बनवाई थी। जौनपुर तो याद हो गई। जौनपुर की मस्जिदों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पे मीनारें नहीं पाई जाती, जो दीवारें होती हैं उन पे जो खिड़कियाँ होती हैं जालीदार खिड़कियाँ पत्थरों की बड़ी बड़ी लगती हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। जामा मस्जिद अकबर ने बनवाई थी, कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, कौन थे सलीम चिश्ती? चिश्ती संप्रदाय के थे। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा भक्ति और सूफी संप्रदाय, तो मैंने पढ़ाया, बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको। शेख सलीम चिश्ती अकबर के गुरु थे। इन्होंने ही इनको पुत्र प्राप्ति का अकबर को क्या आशीर्वाद दिया था, बहुत इज्जत करता था। तो इन्हीं के लिए ही इसने फतेहपुर सीकरी नामक पूरा नगर बसा दिया था, जबकि वहाँ पानी की कमी थी। वो बाद में राजधानी में बना दिया, फिर राजधानी शिफ्ट करनी पड़ी। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया। और जब इनको पुत्र प्राप्त हो गया तो अपने जहांगीर का नाम भी इसने सलीम रख दिया था इनके सम्मान के लिए। इस्लाम खां का मकबरा कहाँ है? अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में। खास महल अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी में। बीरबल महल अकबर ने फतेहपुर सीकरी, और जोधाबाई महल भी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया। सबसे बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे कौन सी है ये आपको बताना है। वैसे जोधाबाई का महल है, ठीक है, सबसे बड़ी। एक पंच महल है, वो ऊंची है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो ये सारा हो गया आपका स्थापत्य। कुछ और है, रूमी दरवाजा हो गया, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, ये सब लखनऊ में है, और आसफ उद्दौला ने बनवाए हैं, ठीक है। तो ये आपका यूपी का पूरा स्थापत्य हो गया। हाँ, अगली क्लास जो होगी आपकी, वो आप लोग बताइए अगर आप लोग चाह रहे हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट क्लास भी ले ली जाए, उसमें यूपी का पूरा भूगोल, उद्योग धंधे, खनिज वगैरह बहुत डिटेल में करा दिए जाएं, ठीक है। नदियाँ यूपी की हो जाएं, झीलें हो जाएं, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह हो जाएं। तो अगली क्लास भी हम जस्ट 15 मिनट बाद ले लेंगे, है ना। तो आप लोग कमेंट में बताइए, जब मैक्सिमम लोगों के कमेंट आएंगे तभी हम क्लास अगली लेंगे, ठीक है। ये जानकारी है, ये तो पता ही होगा सब लोगों को। 3 बैचेज चल रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं कि उनकी एक बार बेस्ट तरीके से तैयारी हो जाए। तो यहाँ पे क्या, ये रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है। इसका फ़ायदा तभी होगा जब आपको जो रिवाइज करने के लिए दिया जाए, आप दिन में उसको रिवाइज करो बेस्ट तरीके से, ठीक है। सारी हैंड रिटन PDFs हैं आपके पास, समझे। तो VPO न्यू वैकेंसी जो आई है उसका बैच चल रहा है, RO का चल रहा है, और UPSSC जूनियर असिस्टेंट का बैच चल रहा है आपका। कंबाइंड बैच चल रहा है किसका? अगर आप तीनों बैच मतलब सेपरेट लेना चाहते हो कोई ले सकते हो, कंबाइंड बैच लेना चाहते हो तीनों का, तो तीनों का कंटेंट मिल जाएगा। ये है कंबाइंड बैच। इसमें क्या क्या मिलेगा? सारी वीडियोज हर बैच की, जिस बैच की है उस बैच से रिलेटेड या उस कोर्स से रिलेटेड सारी वीडियोज मिल जाएंगी, वीडियो क्लासेज। टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज PDF मिल जाएंगी। इसके बाद टॉपिक वाइज रिवीजन प्रोग्राम जैसे कि अभी चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। हर जो भी एग्जाम आने वाला होता है उस टाइम चलेगा। अब तो ये रेगुलर चलता रहेगा, आपका एग्जाम आए या ना आए, बैच के स्टूडेंटों के साथ। इसके बाद जो टॉपिक वाइज रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है, रिवीजन होगा, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते रहते हैं। टास्क जो भी देते हैं आप लोग को, उसकी भी PDFs आप ही लोग को मिल जाती है। तो ये सारा यहाँ पे कंटेंट है कि कंटेंट यहाँ क्या मिलता है, उस पर बात हो जाएगी। अब कैसे ज्वाइन करना है उस पर बात कर लेते हैं। तो GS रेवोल्यूशन करके ऐप है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, बैच दिख जाएगा। कोई क्वेरी है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ना चाहें, जो नए स्टूडेंट हैं वो GS रेवोल्यूशन सर्च करेंगे तो जुड़ सकते हैं। अभी क्लास का बताइए, कमेंट